नमस्कार। साहित्य को जन-जन तक पहुँचाने के एक विशाल यज्ञ में एक छोटी-सी आहुति के साथ मैं वंदना वाजपेयी अटूट बंधन परिवार की ओर से आप सभी वरिष्ठ जनों को और मित्रों को, सहयोगियों को, भाई-बहनों को सादर नमस्कार करती हूँ। अटूट बंधन साहित्य, संवाद और पुस्तक श्रृंखला जो कि अभी कुछ समय से विलंबित थी, अब उसे पुनः शुरू करा जा रहा है और सावन के महीने में ये शुरुआत हो रही है एक ऐसी किताब के साथ जो नदी और नीलकंठ दोनों की बात करती है। कहते हैं सावन का महीना शिव जी का महीना होता है और शिव को नीलकंठ भी कहते हैं क्योंकि वो विष अपने गले में धारण करती है और उन पर जल चढ़ाया जाता है। तो ये नीलकंठ और नदी का कितना खूबसूरत संयोग बना है कि सावन के महीने में इन दोनों शब्दों को लेकर के, इन दोनों चीज़ों को लेकर के जिस किताब पर हम बात कर रहे हैं, वो किताब है कविता संग्रह निर्देश निधि जी का नदी नीलकंठ नहीं नहीं होती। सबसे खास बात ये है कि हम लोग निर्देश निधि जी को बहुत ज़्यादा कहानियों के रूप में जानते रहे हैं और उनकी कहानियाँ बहुत सुंदर ध्वनि लिए होती हैं, कहानियों में बहुत गहराई होती है। कहानियाँ उनकी अभी कुछ हाल में जो उनकी कहानियाँ पढ़ी वो पर्यावरण के विषय पे केंद्रित थी, जिसमें पल भर शेष और शेष विहार 2 कहानियाँ उनके पर्यावरण विषय को लेकर के थी। इसके अलावा उनकी जो कहानी संग्रह हैं, उन पर भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन कविता पर उनका शायद ये हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं। उनकी कविताएँ बहुत बार पढ़ी, अलग-अलग जगहों पे पढ़ी, लेकिन कहते हैं कि कविता संग्रह किसी लेखक का चेहरा होता है क्योंकि कहानी में लेखक पात्रों के माध्यम से बोलता है, लेकिन कविता में वो अपनी बात स्वयं रखता है। तो हम किसी लेखक को जानने के लिए जब उसकी कविता से रूबरू होते हैं तो उसकी लेखक की सोच, उसके विचार को ज़्यादा जान पाते हैं। इस संग्रह से गुजरते हुए मैंने देखा कि निर्देश निधि जी न केवल पर्यावरण की बहुत चिंता करती हैं, पर्यावरण के प्रति बहुत सचेतन हैं, बल्कि उनके लिए स्त्री का भी एक अलग दृष्टिकोण है। उनके लिए समाज में जो स्त्रियाँ कामगार स्त्रियाँ हैं, उनके लिए भी एक अलग दृष्टिकोण रखती हैं और उन स्त्रियों के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण रखती हैं, उनके प्रति ममता और करुणा की बात करती हैं, जिन जिन स्त्रियों को समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चलने से पहले बशीर बद्र जी की एक शेर मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हज़ारों साल का अफ़साना लिखता है। तो नदी नीलकंठ नहीं होती, ऐसे ही बहुत सारे अफ़साने लेकर के आई है जो हमें सोचने पर विवश करेंगे और कविता पे पहले कविता के बहुत विद्वान और मनीषी अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले नदी नीलकंठ नहीं होती की चंद पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी। जब जानी थी मैं कि नदी नहीं थी सिर्फ बहता पानी, वह तो थी इतिहास लिपिबद्ध करती निपुण इतिहासकार, संस्कृतियां रचकर परंपराएं सहेजती जिम्मेदार पुरखिन, अपनी मर्जी से रास्ते बदलती सशक्त आधुनिका भी थी वह तो, और थी धरती का भूगोल साधती साधक, वह तो थी सधे रचेता ममतामयी माँ भी। तो नदी के कितने सारे रूप और कितने सारे बिंबों को रचती हुई ये कविता उस पर्यावरण का मुद्दा उठाती है जहां हम नदी को नीलकंठ समझ करके उसको उसका शोषण करने लगते हैं। लेकिन अब मैं इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सबसे पहले आदरणीय राजेश कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि इस कविता संग्रह का रेशा रेशा खुले। और उससे पहले एक छोटा सा परिचय उनका। आदरणीय राजेश कुमार जी का जन्म अलीगढ़ जनपद के ग्राम तोची में एक कृषक परिवार में हुआ। शिक्षा एमए हिंदी, बीएड, पीएचडी हिंदी, नेट यूजीसी हिंदी। प्रकाशन आलोचना के विविध आयाम तत्वाभिनेशी आलोचना की कृति 2022 में प्रकाशित। नया ज्ञानोदय कृति और समय सुरभि कृति, समय सुरभि अनंत, नव निकष, अभिनव प्रयास, वसंत, समकालीन स्पंदन, भाषा, प्राच्य मंजूषा, गोलकोंडा, दर्पण इत्यादि पत्रिकाओं में शताधिक शोध आलेखों का प्रकाशन। भाषा विज्ञान के संदर्भ में शब्दों की व्युत्पत्ति विषय 33 शोध आलेखों का प्रकाशन। 2 सोनेट संग्रह प्रकाशित। सेठ फूलचंद बागला पीजी कॉलेज हाथरस उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त 2001 से प्राध्यापक, 1 नवंबर 2021 से प्रोफेसर। विशेषता काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, रीतिकालीन काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य आलोचना, काव्य गुरु, लब्ध प्रतिष्ठित प्रगतिशील हिंदी कवि त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री के काव्य पर विशेष अध्ययन। तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय राजेश कुमार जी को। सर आए,
आप और इस कविता संग्रह पर अपनी बात रखें। सबको प्रणाम। निर्देश निधि जी के कविता संग्रह नदी नीलकंठ नहीं होती के संदर्भ में विचार परिचर्चा शुरू करने से पहले मैं काव्य की अवधारणा को स्पष्ट कर रहा हूँ। महर्षि यास्क ने कहा है, कवयतीत कवे तस्य कर्म काव्यम, कवयः क्रांत दर्शन। जो कवय करता है वह कवि होता है और उसका कर्म ही काव्य होता है। महर्षि यास्क ने कहा है, कवयः क्रांत दर्शन, कवि क्रांतदर्शी होता है, अर्थात वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों के प्रति उसकी एकनिष्ठ आस्था, ध्येयनिष्ठ कर्मबोध और जीवन परक औदात्य, इन तीनों का संतुलित समन्वय होता है। कहने का आशय यह है कि जब कोई अनुभूति सामाजिक अनुभूति बन जाती है तब उसका वास्तविक जीवन काल प्रारंभ होता है। यह अनुभूति सुख दुख, हर्ष विषाद इत्यादि के व्यासंग से भाव की पदवी को प्राप्त होती है, और जब भाव स्थायी भाव में परिणत होता है तब वह शब्दों के रूप में प्रकट होता है और वहीं से कविता का उन्मेष होता है। पंडितराज जगन्नाथ ने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, वे शब्द जो रमणीय अर्थ की प्रतीत कराते हैं काव्य कहलाते। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था भाव दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कहने का आशय यह है कि हमारा जो आत्मा है वो अज्ञान से बंधा रहता है और जो हृदय है वो अहंकार से बंधा रहता है। जब आत्मा और हृदय से हम मुक्त हो जाते हैं, अब अज्ञान से जब मुक्त हो जाते हैं तब व्यक्ति ज्ञानी होता है। इसी प्रकार जब हम मैं और पर की भावना से मुक्त हो जाते हैं तब व्यक्ति कविता के भावलोक में प्रवेश करता है। कविता के लिए नैसर्गिक प्रतिभा आवश्यक है। कोई व्यक्ति स्वतः कवि नहीं हो सकता। आचार्य भिखारी दास ने, रीतिकालीन आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है कि सत्य कवित्व बनाए वे की जन्म नक्षत्र में दीन विधाते। कविता निर्माण की शक्ति विधाता जन्म नक्षत्र में दे देता है। काव्य की रीत सिखी सुखवीन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। और काव्य के संदर्भ में, काव्य शास्त्र के विषय में उसने अपने वरिष्ठ कवियों का अनुधावन किया हो, अनुगमन किया हो, उनकी विचारशीलता का स्तवन किया हो। दासजू जामे एकत्र ये तीनों बने कविता मनरोचक ताते, एक बिना न चले रथ जैसे धुरंधर सूत की चक्र निपाते। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों के बिना कविता की सर्जना संभव नहीं है। इन तीनों का काव्य में होना आवश्यक है। और निर्देश निधि के पास एक विज्ञानी मस्तिष्क है। उनका उदात्तीकृत विचार चिंतन जीवन को सुमधुर बनाने को यत्नशील है। प्रकृति के प्रति कवित्री की चिंतना उसे आर्ष श्रेणी में समाविष्ट करती है। नई कविता में लोक संप्रति के स्वर भासमान है। निर्देश निधि के यहाँ जीवन लहराता है। गत्यात्मक बिंब, स्पर्श बिंब, ग्रहण बिंब, आस्वाद्य बिंब के अनूठे प्रयोगों से सिद्धहस्त, नदी नीलकंठ नहीं होती, प्रगतिशील विचारों का कविता संग्रह है। शीर्षक से ही कवित्री के संस्कारों का पता चलता है। नदी के प्रति जिस तरह का दुराव और जिस तरह से मानव जीवन या मानव सभ्यता नदी को संस्कार विहीन कर रही है, कवित्री की चिंतना उदात्तीकृत
विचारों के फलक को विस्तारित कर रही है। शीर्षक से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कवयित्री के मन और विचारों में ध्येयनिष्ठ आस्था का आर्जव विद्यमान है। इसमें एक गीत है जिसे कवयित्री ने कविता संग्रह में ही रखा है, बाज नहीं तुम आए। इसमें भाव प्रवणता का उत्कर्ष है। गीत की पहली पंक्ति ही चित्त को आकर्षित करती है। कविता और गीत में यही फर्क अंतर है कि जहां कविता पूरी होने पर अपने अर्थबोध की परतें खोलती है, विचार चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती है, गीत का शीर्षक और गीत की पहली पंक्ति ही यह स्पष्ट संकेत देती है कि कवित्री के मनोभावों का जो विस्तृत और विराट चिंतन है वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। इसलिए गीत में कोमल भावों की व्यंजना की जाती है। शीर्षक है इनका बाज नहीं तुम आए। शीर्षक को पढ़कर ही विचार चिंतना का स्वर प्रमुदित होता है। एक कवित्री की कविता है भीड़। इस कविता में कवित्री ने भीड़ के मनोभावों को जिस नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा से संवारा है वह कवित्री की प्रज्ञाबोधिनी मेधा का प्राकट्य है। अप्रस्तुतों के द्वारा कथन भंगिमा का जीवंत स्वर नूतन अर्थवत्ता का द्योतक है। उदाहरण प्रस्तुत है। बेमाने क्रोध के उबालों पर अस्थाई झाग सी निश्चेष्ट पड़ी सड़कों पर सरकती इस शांत मंथर देवदासी की सोच अक्सर किसी और की दत्तक होती है। भीड़ को अस्थाई झाग के समान बताना कवित्री के चिंतन का रमणीय रूप है। भीड़ को देवदासी कहना भाव के औचित्य बोध का प्रमाण है। इस अवसर पर मुझे आचार्य क्षेमेंद्र का सहसा स्मरण हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि कंठे मेखलया नितंब फल के तारेण हारेण वा पाणौ नूपुर बंधनेन चरणे केयूर पाशेन वा शौरेण प्रणते रिपौ करुणयान यांत्रिके हास्यताम औचित्येन बिना प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणा। अर्थात कंठ में मेखला हो, नितंब पार्श्व में नितंब फल के तारेण हारेण वा हार को धारण किया जाए तो ये सब चीजें अनौचित्य का बोधक है। लेकिन कवित्री ने भीड़ को अस्थाई झाग के समान बताया है। यह उनकी जो भावबोधिनी औचित्य की मेधा है यह उसका पुष्ट प्रमाण है कि एक सार्थक अप्रस्तुत के द्वारा उन्होंने भीड़ की जिस तरह की वैचारिकता होती है उस विचार धर्म को इन्होंने रूपायित किया है। एक और कविता है उनकी पंचतत्व। इस कविता में सांस्कृतिक मनीषा का स्तबन है। यह दार्शनिक अवबोध की कविता है। प्राकृतिक तत्वों के क्षरित होने से कवित्री को पीड़ा है, कवित्री को दुख है कि आखिर हमारे जो पंच तत्व हैं वो धीरे धीरे क्षरित हो जाएंगे तो जीवन विनष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन के प्रति कवित्री का जो स्वर है वह सच्चे अर्थों में एक साधिका का रूप है। मुझे इस अवसर पर छांदोग्य उपनिषद का नारद और सनत कुमार संवाद याद आ रहा है। नारद समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत सनत कुमार के पास उपसन्न होते हैं और उनसे पूछते हैं कि संसार में श्रेष्ठ क्या है। सनत कुमार कहते हैं कि नाम श्रेष्ठ है, तुम नाम की उपासना करो। नारद कहते हैं कि नाम क्या है, तो वह कहते हैं कि जितना भी ज्ञान विज्ञान है संसार में वह सब नाम है। इसका अर्थ है कि अध्ययनशीलता को अपनी वैचारिक चेतना में अंगीभूत करना नाम है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है। उसके बाद नारद कहते हैं कि क्या नाम से भी कुछ श्रेष्ठ है, तो सनत कुमार कहते हैं कि नाम से वाणी श्रेष्ठ है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो
अगर वाणी की संप्रेषणता नहीं है तो हमारा ज्ञान किसी उद्देश्य का नहीं है, इसलिए नाम से वाणी श्रेष्ठ है। फिर नारद कहते हैं क्या वाणी से भी कुछ श्रेष्ठ है, तो वह कहते हैं मन श्रेष्ठ है। कि अगर ज्ञान विज्ञान की वैचारिक चेतना का पुष्कल अनुसंधान हो और वाणी प्रबल संप्रेषण तत्व साधक के पास हो, अगर उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है तो वह नाम और वाणी का समुचित सम्यक सदुपयोग नहीं कर सकता। इसके बाद नारद कहते हैं कि इससे भी कुछ श्रेष्ठ है, तो वो क्रमशः ध्यान को, अंतश्चेतना को, विश्वास को, अन्न को, जल को महनीय बताते हैं और अंत में कहते हैं कि प्राण सर्वश्रेष्ठ है। प्राण से उनका भाव है मनुष्यता, जीवन। तो कवियत्री निर्देश निधि के यहाँ इस भीड़ कविता में उपनिषदीय चेतना का सौष्ठव है, क्योंकि जो भीड़ है वह जीवन को पद्दलित कर रही है। अंत में जो इन्होंने उसका उदाहरण दिया है वह जीवन के प्रति उनकी चिंता का द्योतक है। संग्रह की जो उदात्तीकृत चेतना को निरूपित करने वाली इनकी कविता है नदी नीलकंठ नहीं होती। सुनो नदी जी नहीं सकती विष पीकर, सुनो नदी जी नहीं सकती विष पीकर, क्योंकि नदी नीलकंठ नहीं होती, नदी शिव नहीं होती। मेरे कहने का आशय यह है कि नदी को शिव न होने के पीछे हमारा वर्तमान जिम्मेदार है। गंगा तो शिव की जटाओं से प्रवाहित हुई है, तो गंगा में शिवत्व तो है। अगर शिव ने गंगा को प्रकट किया है तो निश्चित रूप से उनका गुणीभूत संबंध है, नदी से भी संबंध है। लेकिन अगर उसको अपवित्र किया है तो हम मनुष्यों ने किया है। इसलिए नदी को नीलकंठ से ही प्राकट्य है, गंगा भी एक नदी है। तो ऐसी स्थिति में यह कविता उत्कृष्ट विचार बोध की है और उन लोगों के लिए, खासतौर से जो आधुनिक पीढ़ी है, उसके लिए ये सोचने को विवश करती है कि आखिर हम नदी का क्षरण क्यों कर रहे हैं, उसे दूषित क्यों कर रहे हैं। एक कविता है इनकी, कविता तुम कौन हो। ये ऐसी कविता है जिसमें जीवन के विविध पक्षों से कवित्री का तादात्म्य भाषित होता है। आपकी अनेक कविताएं लोक जीवन को मजबूती से स्थापित करती हैं। एक इनकी कविता है, उसमें चाकी का गलबा। अब पुरानी पीढ़ी के लोग तो ये जानते हैं कि चाकी का गलबा क्या होता है, लेकिन आज के यांत्रिक विद्यार्थियों से पूछिए, कंप्यूटरीकृत विद्यार्थियों से पूछिए, तो वो गलबा का अर्थ नहीं बता सकते, क्योंकि गलबा का जो बिंब है वो लोक जीवन में ही विद्यमान है। तो लोक जीवन की सौंधी गंध से, और उन्होंने इसे कविताओं में विस्तृत रूप से निरूपित किया है। और तो और शोक गीतों पर, जैसे किसी के यहाँ कोई काल कवलित होता है, पीड़ा होती है, तो उस पर इन्होंने लिखा है, एक शीर्षक है देसी औरतें न हो तो। अब आप देखिए कि रुदन में भी इन्होंने संगीत तत्व को तलाशा है। यहाँ भी जीवन के प्रति इनकी चेतना किसी न किसी रूप में प्रकट है। एक कविता है इनकी, किसान की मुनिया। यह प्रगतिशीलता की चरमोत्कर्ष व्यंजना को व्यक्त करती है। आज किसान व्यथित है, विक्षुब्ध है और लांछा से हतदर्प है। भले ही हम विकास का दुंदुभिराग अलापते रहे, मीडिया के विभिन्न संयंत्र विकास राग की दुहाई देते रहे, लेकिन आज भी किसान बहुत पीड़ित है, बुभुक्षित है, शोषित है। तो यह कविता निश्चित रूप से हमारी चेतना को झंकृत करती है। मुझे त्रिलोचन जी याद आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि एक कविता है उनकी
कि मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। किसान की मुनिया कविता को पढ़कर मुझे त्रिलोचन जी की वह कविता याद आ रही है। त्रिलोचन जी ने लिखा है कि जब तक वे बातें करते, किसान और उसकी पत्नी खेत में पानी लगा रहे साथ साथ, तो ये श्रम का साहचर्य है। जब तक वे बातें करते, सांसों को संयत रखते, अविराम काम ही करते, पल दो पल नयन मिलाते, बल की परिभाषा करते। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। वे सींच रहे जग जीवन, जग हित में उनका तन मन। वे फिर भी निर्बल निर्धन, विश्वास न उनको अपना, वे अपनेपन से उन्मन। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। तो श्रम का जो घनीभूत औदात्य बोध है वो त्रिलोचन के यहाँ मिलता है। किसान पर उनकी इतनी उत्कृष्ट कविता है, यह बहुत बड़ी कविता है, मुझे याद है, लेकिन यह समयाभाव के कारण मैं उसकी प्रधान पंक्तियों को ही उद्धृत कर रहा हूं। तो किसान की मुनिया पढ़कर मुझे त्रिलोचन जी याद आए। तो निश्चित रूप से कवित्री की एक कविता अगर किसी बड़े कवि के प्रति हमारी चेतना को जागृत करती है तो कवित्री निश्चय रूप से साधुवाद की पात्र हैं, बधाई की पात्र हैं, और उन्होंने मनोयोग से काव्य सर्जना की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कवित्रियों की श्रेणी में अपना नाम परिगणित कराने के लिए ही कविताएं लिखी। इनको जब वास्तविक रूप से जीवन को इन्होंने निकट से देखा है और जीवन को देखने पर एक विराट अनुभव इनके पास जो रहा है वह विचारों में जब झंकृत होता रहा है, तब शब्दबद्ध वाणी इनकी कविता के रूप में उद्गीरित हुई। एक इनकी कविता है स्त्री विमर्श की कविता, और मेरा परिचय निर्देश निधि जी से इसी कविता के माध्यम से हुआ था जब मैंने इसे पाखी में पढ़ा था। मैंने उस कविता पर एक आलेख भी लिखा जो मेरी आलोचना के विविध आयाम पुस्तक में इनका जिक्र भी है और लेख भी है इनके संदर्भ में। जिस तरह आधुनिक नारी पुरुषों के प्रति अपना रवैया बदल रही है, निर्देश निधि ने यह देखा है कि उनके पिता ने उनको किस वात्सल्य से पाला है, उनके भाइयों ने किस ऊर्जस्वित वाग्धारा से, तेजस्विनी शक्ति से, बल पराक्रम से उनकी रक्षा की है। और उन्होंने लिखा है कि कर्ण के कवच जैसा भाइयों का उन्हें वात्सल्य मिला है, रक्षा कवच मिला है। तो कहीं ना कहीं पुरुष भी स्त्री के साथ साहचर्य रूप से जुड़ा हुआ है। पुरुष के बिना स्त्री की कल्पना और स्त्री के बिना पुरुष की कल्पना बेमानी। मुझे फिर त्रिलोचन जी याद आ रहे हैं कि साथ निकलेंगे आज नर नारी, एक रुबाई है उनकी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। तो नर और नारी दोनों का साहचर्य है। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की कल्पना है, और यदि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो अर्धनारीश्वर भी है। इसलिए निर्देश निधि की ये कविता तमाम आधुनिक नारियों के लिए और आधुनिक पुरुषों के लिए एक बहुत बड़े विमर्श को जन्म देने वाली है, जिसमें समानता है, साहचर्य है, सहिष्णुता है, औदार्य है और संघर्ष बोध है। मैं एक और छोटी सी बात निर्देश निधि जी के संदर्भ में उनके भाषिक पक्ष पर, उनके जो भाषाई पक्ष है उस पर मैं बता रहा हूँ। प्रायः आधुनिक कवियों ने संबोधन में औ का प्रयोग किया है। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत से ऐसे कवि हैं जो संबोधन में औ लिखते हैं। जैसे निधि जी ने लिखा है कि हे आधुनिक भस्मासुरों, होना चाहिए हे आधुनिक भस्मासुरों। लेकिन यह पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव है। आगामी संग्रह आपके जब भी निकले तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। इसी तरह सुनो स्त्रियों, क्योंकि जो संबोधन होता है उसमें ओ का प्रयोग नहीं होता, ओ का प्रयोग होता है। भाइयों बहनों मित्रों, लेकिन लोग लिखने लगे हैं, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग करने लगे हैं। तो जब व्याकरण विरुद्ध प्रयोग चल जाते हैं तो नई पीढ़ी उसे स्वीकार कर लेती। इसलिए भाषा के प्रयोगों में अधिकांश जगह वो पूरी तरह सावधान है। जैसे सान्निध्य शब्द लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है,
अधिकांश लेखकों के यहाँ, कवियों के यहाँ मुझे सान्निध्य शब्द गलत मिला है, लेकिन निधि जी ने उसे सही लिखा। बहुत सारे प्रयोग इनके सही हैं, केवल यही संशोधन की आवश्यकता है कि संबोधन में ओ का प्रयोग न किया जाए। मैं निर्देश निधि के कविता संग्रह पर उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और यह कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि निर्देश निधि के पास नवोन्मेष सारिणी प्रज्ञा का वैशिष्ट्य है। उनकी कविताओं में प्रकृति, जीवन के विविध आयामों का घनीभूत पुंज है। कहने का आशय यह है कि मनुष्यता के उत्कर्ष बोध से अनुप्राणित इनकी कविताएं वैचारिक पाठकों के मस्तिष्क में हलचल पैदा करेंगी और निश्चय ही इस कविता संग्रह का स्वागत होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार सर, आपने इतने खूबसूरती से कविता के एक बिंदु को खोला, उसकी भाषा पे भी ध्यान दिलाया और जहाँ जहाँ आपको लगा कि इस शब्द को इस तरीके से लिखना चाहिए उस पर भी आपने ध्यान दिलाया। और निश्चित रूप से हम सभी लोगों को लेखन में आगे इसमें सहायता मिलेगी और सुधार होगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ये होता है कि आगे की यात्रा ज़्यादा सुगम बन सके और हर लेखक अपने आप परिमार्जन कर सके, जो इसने लिखी और जो सुन रहा है वो सब कुछ, हर कोई उसका अपना परिमार्जन कर सके। तो कविता पर एक संशोधन की अनुमति चाहता हूँ आपसे। जी जी। शुक्ल जी की परिभाषा में यह है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जी। तो इनकी कविताओं में कई कविताएं ऐसी हैं जो प्रेम परक है, लेकिन इनकी प्रेम परक कविताओं में इनका शांत स्निग्ध चित्त भी है तो विद्रोह की स्वर भी है। जैसे आपखा पंचायत का इन्होंने एक कविता में जिक्र किया है, तो जो अंधजड़ता है उसके विरुद्ध इनकी कविताएं क्रांतदर्शिता का उद्घोष करती। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि निधि जी ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। आप सबको मेरा प्रणाम। अब हम अपने अगले वक्ता आदरणीय मदन कश्यप जी से कविता संग्रह के बारे में उनके विचार जानना चाहेंगे और उससे पहले एक छोटा सा परिचय उनका कराना चाहूँगी। आदरणीय मदन कश्यप जी का जन्म बिहार के वैशाली जनपद में हुआ। शिक्षा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से एमए हिंदी के चर्चित कवि हैं आप। अब तक 6 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें लेकिन उदास है पृथ्वी आधार प्रकाशन से, नीम रोशनी में पुरुज, दूर तक चुप्पी वाणी प्रकाशन से, अपना ही देश किताब घर प्रकाशन से और पन सोखा है इंद्रधनुष सेतु प्रकाशन से आए। सभी कविता संकलनों के पेपरवैक संस्करण सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हैं। कविता, वैचारिक लेख और आलोचना के अलावा सामाजिक विषयों पर अखबारों में नियमित लेखन कई स्तंभ चर्चित हैं। आलेखों के 4 संकलन प्रकाशित हैं, जिसमें मतभेद 2002 में समीक्षा प्रकाशन से, लहूलुहान लोकतंत्र 2006 में प्रकाशन संस्थान से, राष्ट्रवाद का संकट 2014 में प्रकाशन संस्थान से, लॉकडाउन डायरी सेतु प्रकाशन नोएडा से और बीजू आदमी 2023 में सेतु प्रकाशन नोएडा से। आप कई पुरस्कार और सम्मानों से भी आपको सम्मानित किया गया है, जिसमें कविता में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित हैं। कुछ चुने हुए सम्मान: अज्ञेय शब्द शिखर सम्मान 2023, नागार्जुन पुरस्कार 2016, केदार सम्मान 2015, शमशेर सम्मान 2009, बनारसी दास भोजपुरी सम्मान 1994 इत्यादि हैं। कार्यक्षेत्र: शुरुआत पत्रकारिता से, फिर 20 वर्षों तक धनबाद व पटना में सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी। नवंबर 2000 से उप प्रबंधक राजभाषा पद पर कार्य सेवा अपनी दी। तब से विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं में सामाजिक, राजनीतिक, सामयिक मसलों पर लगातार लिखते रहे हैं। आपने कई संपादन में भी अपना योगदान दिया है। धनबाद प्रवास के दौरान मजदूर आंदोलन की चर्चित पत्रिका श्रमिक सॉलिडेरिटी के शुरुआती 16 अंकों में सहयोगी संपादक, वहीं अंतर्गत नाम से एक लघु पत्रिका भी निकाली। दिल्ली प्रवास के दौरान आलोचना के संयुक्त संपादक भी रहे। समकालीन जनमत, सहयात्री पुरुष, समकालीन कविता, अभिधा
किरण वार्ता आदि कई पत्रिकाओं के संपादक मंडल अथवा परामर्श मंडल के सदस्य रही हैं। नौकरी के दौरान कंपनी की गृह पत्रिका का भी संपादन किया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की गृह पत्रिका के सलाहकार संपादक रहे। सन 2008 से 2013 तक राष्ट्रीय समाचार पाक्षिक द पब्लिक एजेंडा के सहायक संपादक और सहयोगी रही हैं। तो मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय मदन कश्यप जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। तो आए और कविता सर, संग्रह करें। बहुत शुक्रिया। इतना लंबा परिचय नहीं होना चाहिए क्योंकि समय कम होता है और ज़्यादा आप चला तो सकती है लेकिन लोग देखते नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 मिनट तक ही रह पाते हैं। सबसे पहले तो मैं निर्देश निधि जी को इस कविता संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो कविताएं तो शुरू से लिखती रही हैं लेकिन कहानी में एक विस्तृत और गहरी पहचान बन जाने के बावजूद कवि कर्म को न सिर्फ उन्होंने बचाए रखा बल्कि एक बहुत इतने उन्नत रूप में हमारे सामने रखा है जिससे उनके व्यक्तित्व में जो एक धैर्य दिखता है शुरू से ही और एक शालीनता, वो शायद इसके पीछे है कि उन्होंने बहुत धैर्य के साथ लंबा समय लिया है और एक संग्रह हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस संग्रह पर बहुत विस्तार से बातचीत राजेश जी कर चुके हैं, काव्यशास्त्र के पृष्ठभूमि में भी कर चुके हैं। मैं उस तरह की कोई बात नहीं करूंगा, उतना ज्ञान भी नहीं है मेरे पास। कुछ छोटी छोटी बातें कहना चाहूंगा। इस संग्रह में की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इसकी हर कविता में एक यात्रा है। जैसे मैं इसको सूत्र बनाऊं तो प्रेम, परिवार और पर्यावरण इस संग्रह की कविताओं के केंद्र में है। लेकिन प्रेम की जो यात्रा है उसमें भी एक नए उसका एक कहा जाए कि बहुत ही इंक्लूसिव रूप जिसको कहते हैं, तो प्रेम का जो इंक्लूसिवनेस है, जो अंतर्वेशिता है, उसका निश्चित रूप से बहुत अभाव होता है प्रायः, क्योंकि प्रेम में लोग बेहद भावुक हो जाते हैं। तो वो नहीं है। प्रेम के भीतर प्रेम को ये पूरे जीवन तक ले जाती है। परिवार की यात्रा भी वहां से चलते हुए पूरे समाज तक जाती है यात्रा वो। और उसी तरह से पर्यावरण की भी जो यात्रा है, संकटों की चर्चा करते हुए भी वो प्रकृति की गहराई और ऊंचाई तक पहुंचती है। तो इस तरह सभी कविताओं में हम देख रहे हैं कि जिन विषयों की हमने चर्चा की है प्रायः इन्हीं विषयों पर है और दो अन्य विषयों पर भी है, उसमें भी ये हम देख सकते हैं। अब पहली ही कविता है जिसकी चर्चा तो की भी गई, पर्यावरण की ही चिंता है मूल में। उसमें नदी तो नदी है, भले ही ये शिव की जटा से निकले, जैसे भी जहां से भी आए, वो नीलकंठ नहीं है कि सारा जहर जो आप पिला रहे हैं नदी को उसको पीकर जीवित रहे। तो इस विडंबना को बहुत गहराई से कविता देखती है और एक संकेत इसमें मिलता है। नदी जब मरती है तो सिर्फ नदी का मरना नहीं होता है, उसके साथ साथ एक सभ्यता का मरना, नदी के साथ एक सभ्यता मर जाती है। और बात ये तो पहले भी कही जा चुकी है कि नदी के साथ एक सभ्यता, लेकिन उसमें नई बात ये आती है कि उसके साथ एक समाज की पहचान समाप्त हो जाती है। एक नदी के मरने से एक पूरे समाज की, जो नदी के किनारे बसा हुआ समाज होता है, एक सभ्यता तो जाती है, उसकी पहचान भी खत्म हो जाती है। इसका संकेत है। और इस दृष्टि से और अन्य कई कविताओं में भी जो पर्यावरण को लेकर चिंता है, उसको आप जोड़ के देखेंगे तो पर्यावरण संकट के माध्यम से समाज के सामने जो संकट पैदा हुआ है, इस गहरे संकट को कविता कहीं ना कहीं से अभिव्यक्त करती दिखाई देती है कई कविताओं में। इस तरह से उसी तरह से प्रेम को, अब प्रेम पर एक अद्भुत कविता है अनकहा प्रेम। प्रेम अनकहा है, सिर्फ संवाद विहीन ही नहीं है, स्पर्श विहीन भी है। उसको छुआ भी नहीं है, उससे बात भी नहीं की है, और फिर भी प्रेम इतना गहरा भी है, इतनी ताकत उससे मिल रही है कि उसको पूर्ण करने के लिए खाप पंचायत जैसी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं
उससे भी टकरा जाने और उससे भी निकलकर उसे प्राप्त करने का मादा भी दिखाई देता है। तो ये है कि प्रेम को की शक्ति को, यहाँ प्रेम एक आंतरिक शक्ति है प्रेम की, उस शक्ति को पहचानने की कोशिश है। जितनी प्रेम कविताएं इसमें है, सब में देखेंगे कि उसमें उसकी जो आंतरिक शक्ति और उसके माध्यम से जीवन, जो समाज का जीवन है, और जाहिर है कि ये महानगरीय प्रेम नहीं है, ये कस्बाई और ग्रामीण जीवन के आसपास की सारी चीजें हैं, साइकिल है, पुलिया है, तमाम ऐसे परिदृश्य हैं जो उसको रचते हैं और उसके माध्यम से पूरे जीवन को रचने का प्रयत्न है। फिर आप देखिए, मिथकों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया है और उसकी भी एक नई व्याख्या है। सिर्फ ये नहीं, मुझे इस कविता से गुजरते हुए बहुत प्रसन्नता हुई, जिसमें एक कविता है धर्मराज युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर के बारे में ये तो मान्य सत्य है कि माना जाता है कि वो हमेशा सच बोलते थे और ये इसके कारण उन्हें धर्मराज कहा गया। लेकिन एक बार युद्ध के दौरान वो अर्धसत्य भी बोले, जो बोले वो सच था भी, लेकिन उसका अभिप्राय और उसका संदेश जो था वो सच्चा नहीं था। तथ्य तो था लेकिन वो सत्य नहीं। तो उस जिसे अर्धसत्य कहा गया और उस अर्धसत्य के कारण उनकी उंगली गली, वो सब कथा था तो है। लेकिन एक नई बात ये कहती है कि युधिष्ठिर धर्मराज इसलिए है कि आज का धर्म ही अर्धसत्य है। तो अर्धसत्य के धर्म, अर्धसत्य ही धर्म है। और इस तरह से इस विडंबना पर हमारे पूरी पूरी अवधारणा जो सत्य को लेकर और समाज को लेकर है, उस पूरी अवधारणा के भीतर जो एक विडंबना है उसको उद्घाटित करती है कि धर्मराज वो इसलिए है कि आज का ये जो हमारा जो धर्म है ये अर्धसत्य का धर्म। और एक और कविता है जिसमें मुझे याद आ रहा है कि राधा और युत्सु के संवाद के माध्यम से प्रेम और युद्ध के बारे में बिल्कुल नई और अनूठी स्थापनाएं दी गई है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लोग पढ़ेंगे तो खुद समझ लेंगे। मैं सिर्फ एक संकेत दे रहा हूँ कि एक महत्वपूर्ण चीज कविता कहती। दूसरी स्त्री कविता है और इस समय स्त्री कविता और स्त्री विमर्श का ये समय है। तो जब स्त्री विमर्श नहीं था तब भी पुरुष सत्ता ऐसी ही थी और उसकी क्रूरता भी ऐसी ही थी। अंतर सिर्फ इतना था कि उस क्रूरता का प्रतिकार जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता था, और प्रतिकार अगर होता भी था व्यक्तिगत स्तर पर कहीं तो हुआ हो, लेकिन उसका एक जो सामूहिक प्रतिकार, उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में, कला में हो, ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। अब ये 1991-92 के बाद बदली हुई दुनिया की एक विशिष्ट स्थिति है। लेकिन इस स्थिति में भी जो पुरुष सत्ता की क्रूरता की चर्चा, रज्जो जैसी कविता आप देखें और सुनो धनिया, ये कविताएं देखें तो पुरुष की क्रूरता की चर्चा इसमें है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो हर विषय की विशेषता यह है कि उसमें एक यात्रा करती है उस विषय में और उसका अतिक्रमण भी करती है। तो यहाँ उसका भी अतिक्रमण करती है। स्त्री विमर्श से परे जैसी शीर्षक से कविता लिखती, और फिर वो सवाल उठाते हैं कि सारे पुरुष तो ऐसे नहीं है। हमारे जीवन में पिता से लेकर पुत्र तक एक लंबी पुरुषों के साथ और सहयोग और उनके समर्थन की जो यात्रा है, जिस भाइयों के बारे में समर्थन जो उन्होंने कहा, जैसा कि राजेश उसकी चर्चा भी की, तो उसे मैं दोहराऊंगा। तो ये जो यात्रा है इसको भी वो अपनी कविता में दर्ज करती हैं, और इसके माध्यम से ये निश्चित रूप से ये स्त्री विमर्श के विरुद्ध नहीं है। यह स्त्री विमर्श में एक नए आयाम को जोड़ने की तरह है। स्त्री विमर्श सिर्फ पुरुष और स्त्री की बाइनरी में एक दूसरे के विरोध में ही चीजें नहीं चलती है। विरोध में आप संघर्ष तो कर सकते हैं, उससे पुरुष सत्ता की क्रूरता को उद्घाटित करके यथासंभव उसे कम कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर समाज को आगे चलना है तो सहयोग में ही चलना है, परस्पर सहयोग में भी चलना है। तो उस सहयोग को ढूंढना, उसे स्थापित करना, उसके महत्व को आत्मसात करना, ये स्त्री विमर्श का एक अगला कदम है। शुरू में तो विरोध होता है, विरोध जरूरी भी है, क्योंकि विरोध के बगैर आप जो संरचना बनी हुई है ना,
पुरुषत्ता की, उसको तोड़ नहीं सकते। तो तोड़ना तो जरूरी है, लेकिन अब तक की स्त्री कविता प्राय वो तोड़ने का काम ही करती रही। लेकिन ये पहली बार उस तोड़ने के बाद कुछ जोड़ना भी है, कुछ बनाना भी है, उसका उपक्रम भी निर्देश निधि की कविताओं में दिखता है। तो स्त्री विमर्श की भी एक मेरे को भी ये आगे ले जाती है। तो यही मैं मुख्य रूप से यही देख रहा था। अच्छी कविता वही होती है जिसमें एक यात्रा होती है। वो यात्रा मनोभावों से समाज की ओर भी हो सकती है और फिर समाज से मनोभावों की ओर भी हो सकती है। जब यात्रा मनोभावों की ओर होती है तो कविता जटिल भी हो जाती है, समाज की ओर होती है तो थोड़ा ज्यादा संप्रेष्य होती है। ये तो कविता की यात्रा है। यात्रा विहीन नहीं हो सकती कोई कविता, जो कि आजकल प्रायः लिखी जाती है कि कविता में हम एक विषय को उठाते हैं और वहां ठहर जाते हैं। वो एक अच्छी कविता का गुण नहीं। अच्छी कविता हमेशा यात्रा करती है। तो इस पूरे संग्रह में ज्यादातर कविताएं ऐसी है जो एक यात्रा करती है। वो जहां से शुरू होती है वही नहीं समाप्त होती है, आगे बढ़ती है। जो विषय उठाती है उसका अतिक्रमण भी करती है और फिर उसको एक नया रूप देने की कोशिश करती है। इस तरह से जो कविता की यह जो यात्रा है, ये दुर्लभ यात्रा है, बहुत कम कवियों में है। और मुझे इस संग्रह को पढ़ते हुए एक सुखद आश्चर्य भी हुआ। निर्देश जी बहुत लो प्रोफाइल रहती हैं, इन्होंने कभी दावे नहीं किए अपने लेखन को लेकर। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं आजकल, और एक मंच भी फेसबुक का मिल गया है जिस पर दावा कर सकते हैं, वो करते हुए। लेकिन उन्होंने कभी कोई दावा नहीं किया, चुपचाप लिखती रही, रचती रही। और जिस तरह से कहानियों में भी इन्होंने अनूठे विषय को उठाया है। और कहानियां मैं कम पढ़ता हूँ, कम पढ़ी है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो विषय, इनके विषय को ही देखा हमने कि बहुत अनूठे विषय उठाया है, अलग। कविताओं में भी इन्होंने दोनों तरह के विषय लिए। जो सुपरिचित विषय लिया है उसे अपरिचय की ओर ले गई, जो अपरिचित विषय लिया है उसे सुपरिचित स्थितियों, घटनाओं की ओर ले गई। तो इस तरह से इस यात्रा के माध्यम से कुछ अलग, नया और अनूठा रचने की कोशिश इन्होंने की है। इस संग्रह के लिए और इन कविताओं के लिए मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे सुनने के लिए आप सबको के प्रति भी आभार और धन्यवाद। बहुत आभार सर, आपने इतनी अच्छे से कविताओं के विषय में बताया और स्त्री विषयक कविताओं में जिस तरह से वो उनका रूप कविताओं में उनका स्वर निखर करके आया है, वो आपने बहुत अच्छे से रेखांकित किया। अब चूंकि सब लोग अपनी बात कह चुके हैं तो कुछ शब्द मैं भी जोड़ना चाहती हूँ और उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि स्त्री विषयक और पर्यावरण विषयक कविताओं पे काफ़ी बात हो चुकी है। इसलिए उस विषय पर जाने से पहले मुझे एक कविता इनकी याद आ रही है, जिसमें मुझे महादेवी वर्मा की कविता की कहीं ना कहीं मुझको दिखाई दी। मैंने उस कविता को मार्क करा हुआ है, एक सेकंड। जहाँ वो कहती हैं कि जो है मुझे अमर नहीं होना है, तो मुझे महादेव वर्मा की कविता याद आती है कि क्या अमरों का देश मिलेगा तेरी करुणा का अधिकार, क्या अमरों का देश मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो दे मुझे ये मेरा मिटने का अधिकार। तो वहीं पर वो अपनी कविता में लिखती हैं कि क्या मतलब मुझे मरने की अमर नहीं होना है, मुझे मृत्यु चाहिए, लेकिन उस डर की वजह से जो हम काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसको बनाए रखने की जो बात करती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा जब मैं इनकी कविताओं को देखती हूँ तो जैसे देखते हैं कि निराला जो लेकर के आए थे मुक्त छंद कविताएं, तो उस तरह की लयात्मकता मुझे निर्देश निधि की कविताओं में दिखती है। जैसे मैं तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो मुक्त छंद है, यानी कि कोई लाइन बड़ी है कोई छोटी है, लेकिन वो लाइनें बड़ी छोटी होने के बावजूद भी उनमें एक लयात्मकता है। और निर्देश निधि जी ने इसको बहुत बखूबी से संभाला। इनकी कविताएं छंद मुक्त कविताएं होने की जगह मुक्त छंद कविताएं मुझे ज्यादा लगी, जिसमें कि उन्होंने उस लयात्मकता को बरकरार रखा है, जो कि आजकल मुझे बहुत कम देखने को मिल रही है। तो इस वजह से मुझे इनकी कविताओं बहुत अच्छी लगी। तीसरी जो चीज मैं कहना चाहती थी जो कि नहीं कही अभी गई है,
इनकी कविताओं में, कुछ कविताओं में मुझे कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया शुरू में लगा, लेकिन वो कविताएं नई संस्कृति और पुरानी संस्कृति की तुलना कर रही हैं, और वो तुलना करते हुए वो कहीं ना कहीं सिद्ध कर रही हैं कि पुरानी जो हमारी सभ्यता थी, जहाँ इंसान के पास समय था, रिश्तों को बचाया जा रहा था, रिश्तों को सहेजा जा रहा था, वो अब कम होता जा रहा है। माई लाइफ माई रूल्स जिस तरह से संस्कृति आगे बढ़ रही है, वो संस्कृति कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखला कर रही। बहुत खूबसूरत कोटेशन भी है कि हर इंसान को हमेशा ब्यूटीफुल माइंड नहीं चाहिए होता, उसे ब्यूटीफुल हार्ट चाहिए होता है, ताकि वो उसे सुन सके, कोई उसे सुन सके, समझ सके। लेकिन हम उस ब्यूटीफुल हार्ट को खोते जा रहे हैं। ये चिंता इनकी नॉस्टैल्जिया के साथ भले ही आती है, लेकिन ये चिंता हम सब की चिंता है, और ये चिंता जो युवा वर्ग में अकेलापन बढ़ रहा है उसकी भी चिंता है। जैसे वो लिखती हैं, रूठ गई है फुर्सतें में, आधुनिक जीवन में रूठ गई है फुर्सतें, उबर आती थी अक्सर खाली कागजों पर खेल सी, लुओं से भरी दोपहरियों में पड़ी रहती थी, खस खस की टाटी वाली खिड़कियों के पास लटकती हरी भरी बेल सी, सर्द रातों में चारों तरफ अलाव के सुनती थी किस्से, कहती थी कहानियां, कपकपाती ठिठुराती फुर्सतें। ये जो फुर्सतें हमारे जीवन से आज निकल गई हैं और सब कोई आगे पाने की दौड़ में लगा हुआ है, उन फुर्सतों को वो बार बार पुकारती हैं। और उन्होंने कई कविताओं में मैंने देखा कि जहाँ वो माता पिता की याद करती हैं, वहां भी उसको पुकारती हैं। और भी कई कविताओं में वो कितनी आप आई नगर, और ये पीड़ा हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जो रोजी रोटी के लिए अपना गांव शहर छोड़ करके किसी बड़े शहर में चला जाता है। वहां पर वो पीड़ा उनकी सघन होकर दिखती है। विदाई वाली घड़ी में अपने रुपहले गांव की देहरी लांग, देह से तो चली आई थी ससुराल वाले इस नगर, पर आत्मा तो सृजन देवता के थले पर ही रह गई थी अम्मा। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी गांव छोड़कर आते हैं, लोग भले ही कहते हैं कि लोग रोटी और पैसे के लिए बाहर शहरों में बस रहे हैं। रोटी के लिए बसना इंसान की मजबूरी है, बाहर जाना मजबूरी है, लेकिन उसका घर मन वहीं पे छूट जाता है, और हमेशा दो मन के साथ, यानी कि बटे हुए मन के साथ व्यक्ति रहता है। इसी तरह से इनकी कविता है सरस्वती की पीड़ा को, जहाँ वो दर्शाती है, वहां वो विलुप्त हुई सरस्वती की के लिए कहती हैं कि उसने जो अपराध कर दिया था, जब केकई के जुबान पे बैठ गई थी और उसने जो अपराध कर दिया था, क्या वो इसलिए विलुप्त हो गई? वो कई जगह प्रश्न उठाती हैं और वो कहती हैं कि सरस्वती को इस गलती के लिए कोई भले ही माफ ना करे, लेकिन माँ ने उनका आंचल फैला के, धरती माँ ने वैसे ही स्वागत किया जैसे कि सीता मैया को उन्होंने अपनी गोद में ले लिया था। इसी तरह से इनकी जो कविताएं हैं, वो जब मित्र कविता में ये बात करती हैं, चूंकि समाज के हर पहलू पे इन्होंने लिखा है, केवल स्त्री पे नहीं लिखा है, केवल इन्होंने पर्यावरण पे नहीं लिखा है, संग्रह में हर पहलू की कविताएं हैं। और जैसे कि हरिशंकर परसाई जी का एक बहुत फेमस कोटेशन है कि जब हमें सफलता मिलती है तो हमें देखना चाहिए हमें मित्र कौन है। उसी पर ये मित्र की नामक कविता लिखती हैं, और ये उसमें बताती हैं कि ये क्या मेरी छटाक भर खुशी का बोझ, मेरी मजबूत मैत्री की रीढ़ तोड़ गया, अब तो मिलकर भी वो मुझे कभी नहीं मिलता, वो जो मेरा अंतरंग मित्र था। तो जिस तरह से सफलता मित्रता को तोड़ती है, और जो असफलता में, इसमें मुझे निधि अग्रवाल जी की कहानी के याद आ रही है कि कुछ रिश्ते दर्द के साये में पलते हैं और सुख की धूप में वो अलग हो जाती हैं। वहीं पर वही भाव ये अपनी मित्र कविता में लिखती हैं। इस तरह से पुरानी यादों में, जैसे कि नन्ही गौरैया में खुद को देखती हूँ मैं, यहाँ वो फिर पीछे जाती हैं और देखती हैं इस शहर की आधुनिक बूढ़ियों में माँ की झुर्रियों वाला चेहरा सलोना ढूंढती हूँ मैं। यहाँ पर एक तरह से तंज भी है कि जिस तरह से आज जो आधुनिक वृद्धाएं हो रही हैं, उन्होंने अपनी उम्र को स्वीकार करना छोड़ दिया है, जबकि उम्र को स्वीकार करना एक सहजता है। उस सहजता को छोड़ करके उनके अंदर भले ही सौंदर्य बोध बढ़ गया हो, लेकिन उनके अंदर वो ममता, करुणा जो निष्कासित हो रही है, उस पर वो तंज भी मार रही है। इस शहर की आधुनिक बूढ़ियों में माँ का झुर्रियों वाला चेहरा सलोना ढूंढती हूँ मैं, अविराम से इस शहर के तेज कदमों के तले से नीम की छाया तले के विश्राम वाले कुछ पहर खींचती हूँ मैं। ज्ञान के भंडार में इस शहर में गांव की ध्योड़ी पे छिटके कुछ निरक्षर से अक्षर खूब छीनती हूँ मैं।
निरक्षर से अक्षर इन्होंने एक बहुत सुंदर बिंब रचा है कि जहां पर ऐसी बौद्धिकता पे ये प्रहार करती है जहां पे करुणा और संवेदना क्षीण हो गई है। और हम बौद्धिक तो हो गए हैं, लेकिन बौद्धिकता केवल प्रवचनों में, केवल अपने को बौद्धिक दिखाने में रह गई है। वहां पे करुणा, दया, ममता वो क्षीण हो गई है, उस पर इनका प्रहार होता है। आसमानों ने दिए कब पंछियों को आसरे, उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर चलूं अपनी धरतियों से अब गले मिलती हूं मैं। तो जब इंसान जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, तब उसको लगता है कि जिस दौड़ में हम आए थे, हम बहुत कुछ खो आए हैं। और जो कहते हैं कि किसी के दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते, लेकिन जो खोया है वो पाने से कहीं ज्यादा मीठा था, सार्थक था। तो इंसान फिर लौट के जाना चाहता है अपने गांव में। तो इनकी ये जो कविताएं हैं, इसमें मुझे कहीं ना कहीं ये संदेश देखने को मिलता है, क्योंकि हम एक उम्र के बाद हम जब अपने अनुभव से ये अपने बच्चों में बांटना चाहते हैं कि प्रगति तो करो, पर अपने अंदर एक गांव जीवित रखना, अपने अंदर वो संस्कृति जीवित रखना, ताकि जो खालीपन का एहसास होता है वो आगे ना हो। और पर्यावरण की कविताओं पे तो बहुत बात हो चुकी है, जैसे कि नदी नीलकंठ नहीं होती। इसके अलावा इनकी कई पर्यावरण से रिलेटेड कविताएं हैं। पंचतत्व, जिसमें वो पानी के बारे में कहती हैं कि पंचतत्व जो है, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। जब पानी सूख ही रहा है, पूरे सृष्टि का पानी सूख रहा है, तो मैं अपने को एक सूखी डंडी की तरह पा रही हूँ, एक सूखी छड़ी की तरह पा रही हूँ। किसान की मुनिया में बड़ा ही मार्मिक वर्णन है कि किसान की मुनिया किस तरह से जब गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो किस तरह से उसका अपने सपनों को टालती चली जाती है। और उसके सपने जो टूट रहे हैं, वो इसलिए टूट रहे हैं कि किसानों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। बरगद के पेड़ में वो मुझे कहीं ना कहीं वो नीति कथाओं का एक बड़ा आनंद नजर आया बरगद के पेड़ में। मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी इसके बारे में, एक सेकंड में निकाल लूं। तो कि जैसे हम लोग इन पुरानी पंचतत्व की कहानियों में पढ़ते थे ना कि ये मत करना, अच्छा ये करना तो ये मत करना, वो अलौकिक आनंद जो है मुझे इसमें आया। सुनो लकड़हारे, हमारे पोखर वाले खेत के मुहाने पर ये जो बरगद वाला पेड़ है ना, ये सुनाता है किससे, कहता है कहानियां हमारे दादा परदादाओं की। कई बार मेरे सपने में आता है कोई झुकी कमर वाला बूढ़ा, कहता है ये बरगद नहीं वंश वृक्ष है। सुनो लकड़हारे, तुम इसकी जड़ें तो क्या, टहनियां भी मत छूना। तो कहती है टहनियां मत छूना। फिर इसके बाद कहती है सुनो लकड़हारे, तुम उस टहनियां तो क्या, पत्तियों को भी मत छूना, क्योंकि टहनियां जो है वो चांदनी को रोक रही हैं और ठंडक मुहैया करा रही हैं। फिर वो कहती हैं टहनियां तो क्या, पत्तियों को भी मत छूना, क्योंकि पत्तियां जो हैं वो खड़ताल सी बजकर सुर साध कर सात समीरों के सुनाती हैं मंद मंद लोरियां। फिर वो कहती हैं कि सुनो लकड़हारे, तुम इसकी पत्तियां तो क्या, इसकी हवाओं तक को मत छूना, क्योंकि जिन्हें ये दिन भर ठहराता है सबकी उखड़ती सांसों में, अंधेरी रात के बिछौने में रात भर बीनता है कालिमा। फिर वो कहती हैं सुनो लकड़हारे, तुम लकड़हारा बनकर इसे कभी मत देखना, मासूम परिंदों के साथ ही इसने पाल रखी है आदमखोर भी। विमर्श करता रहता है रात भर उनसे, खड़ा रहता है चौकन्ना चौकीदार सा, वो जो हमारे पोखर वाले खेत के मुहानों पर बरगद वाला पेड़ है ना। जो भी गांव में रहे हैं, जो गांव में जाते आते रहते हैं, वो जानते हैं कि जो बरगद का पेड़ है वो किस तरह से हमें अपने वरिष्ठ की तरह लगता है। परिवार के लोग वरिष्ठ हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नेह की डोरी उस बरगद से जुड़ जाती है। और मुझे भी अपने गांव के बरगद से ऐसी नेह की डोरी जुड़ी हुई है, तो मैं इस कविता को पूरी तरह से आत्मसात कर सकी। और मुझे लगता है कि और लोग भी जैसे सुन रहे होंगे वो इसे आत्मसात कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त वो इससे की तुलना जो है वो पानी से करती हैं। जैसे कहती है स्त्री रंग रहित है, उसका कोई रंग नहीं, तुम्हारी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, तो क्या वो पानी है? और पानी है तो वो पूरी सृष्टि है। कहाँ से वो शुरू करती हैं और कहाँ से उसको सृष्टि तक पहुंचा देती हैं, इनकी कविताओं की खूबसूरती है। तो जिस तरह से सभी ने अपनी बात बहुत प्रकाश डाला और मैं एक इन लोगों को सबको वरिष्ठों को सुन करके मुग्ध हो रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ शब्द जो मेरी भावनाओं को बहुत छू रहे हैं उन कविताओं पे जरूर बात करूं। जैसे कि माँ और पिता दोनों का संसार से जाना किसी भी संतान के लिए सबसे दुखद क्षण होता है, और इन दोनों
भावों को इन्होंने अपनी बड़ी ही मार्मिक कविताओं में रखा है, जैसे पिता के ऊपर लिखी गई कविता केचुली का रह जाना। आबा उस गुरु पूर्णिमा को सूरज के छिप जाने और चांद के आने से पहले सांझ के घुंघलके की ओट लेकर चुपचाप छोड़ भागे थे तुम शरीर अपना, जैसे छोड़ जाता है सांप के चुली, बन जाता है पुनः चुस्त फुर्तीला। क्या तुम भी छोड़ गए थे उस सांझ आंगन वाली खाट पर सदा के लिए अपनी थकान। और इस तरह से जिस तरह से एक बेटी पिता के जाने पर घर की मुखिया बन जाती है, उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाती हुई बेटी का ये बहुत ही मार्मिक वर्णन है। तो अगर मैं इनकी सारी कविताओं से गुजरती हूँ तो जैसा कि मैंने कहा कि उसमें लयात्मकता मिलती है, जो कि अब कविताओं में गायब हो रही है। भले ही वो छंद मुक्त कविता हो या मुक्त छंद कविता हो, लेकिन वो लयात्मकता गायब हो रही है। भावों की गहराई जैसे कि इनकी कहानियों में है, वैसे ही इनकी कविताओं में मुझे भावों की वो गहराई मिलती है। और गांव की संस्कृति, गांव की सभ्यता और गांव का अपनापन छोड़ के जो हम विकास की रफ्तीली रेत राह पे दौड़ पड़े हैं, उसके प्रति आगाह करने की भी बात मिलती है। तो अब मैं जानना चाहूंगी, ये तो मेरे हृदय के भाव थे, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी निर्देश निधि जी से कि वो इन कविताओं को किस तरीके से लिखती हैं और अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय सर को, राजेश जी को और वंदना जी आपको भी, और जितने भी यहाँ दर्शक या श्रोता जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा बहुत यथायोग्य अभिवादन और सबको मेरा नमस्कार। मैं रचना प्रक्रिया, फिर मुझे वही एक कठिन प्रश्न लगता है रचना प्रक्रिया। पता नहीं, कविताएं बहुत दिनों से लिखी जा रही थी जब मैं स्टूडेंट रही होंगी, ग्रेजुएशन से आप कह लें। लेकिन उस समय चलन होता था कि हम बताते नहीं थे कि छिपा के डायरी एक रखी है और कविता लिख रही है, ये नहीं बताते। लेकिन कुछ समसामयिक लेख मैं लिख रही थी, वो मेरे छप रहे थे, लेकिन कविता को हमेशा उठा के रख दिया था एक तरफ की बताना नहीं है किसी को। फिर क्या हुआ, बीच में लेखन बिल्कुल छूट गया, ना पढ़ा ना लिखा। तो बहुत सालों बाद जब सारे घर के गृहस्थी के सारे काम निपट गए तो जीवन में जैसे शून्य आया, तो बेटे ने कहा कि शून्य नहीं है, पढ़ो और लिखो, आपके पास ये क्षमता है। और बेटा ही मेरे लिए मैंने पहले भी कहा था कहीं कि वरुण, बेटे का नाम है मेरे, तो वरुण का IIT में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने कहा क्या करूं अब। तो वो ही उसको कोई किसी पुरस्कार जीता उसने, करीब 25 या 2600 रुपए का। उन रुपयों से वो मेरे लिए बहुत सारी किताबें लेकर आया, कुछ हिंदी की और कुछ अंग्रेजी की, कुछ मेरी पसंद की, कुछ अपनी पसंद की सॉरी, कि आप पढ़िए और आप लिखिए। तो ये मेरी लेखन यात्रा जो दोबारा से शुरू हुई, वो 2008 में मैंने कविता लिखना शुरू किया। और बहुत मुझे बल मिला कि मैंने 2008 में एक पहली कविता, डर, एक छोटी सी कविता थी, उसको मैंने कादम्बिनी में भेजा। विष्णु नागर जी उस समय संपादक होते थे कादम्बिनी के। तो पता नहीं उन्हें क्या लगा उस कविता में, उन्होंने, वो छोटी सी कविता थी, नए पत्ते करके एक स्तंभ आता था, तो उस नए पत्ते में उन्होंने इसको प्रकाशित कर दिया। मैं तो खुशी, मुझे बहुत ज्यादा, पहली कविता ही कहीं भेजी है और वो भी कादम्बिनी, और वो भी छप गई है। तो फिर मुझे लगा कि कविताएं लिखनी चाहिए। उसके बाद मैंने कविताओं को लिखा, काफी कविताएं लिखती रही, लेकिन पाखी में कविताएं भेजी, मैं अच्छी ही पत्रिकाओं में भेज रही थी, तो जिनके नाम चीन पत्रिकाएं जो थी। तो पाखी के संपादक ने कहा कि गद्य लिखिए, कहानी लिखिए तो लेंगे, कविताएं नहीं ले। उन्होंने मेरी कविता को रिजेक्ट कर दिया, नहीं लिया। तो मुझे लगा कहानी लिखनी चाहिए। इस बीच कहानियां लिखना शुरू हो गया, तो कविता लिखती रही, कविता तब भी मैं, लेकिन कविता कहीं पीछे छूटती गई, कहानियों में स्थापना ज्यादा होती चली गई। तो छोटी कविता, परंतु अलग मुझसे नहीं हुई। हालांकि ये सारी जितनी भी मेरे संग्रह में कविताएं हैं, ये सभी कहीं ना कहीं अच्छी पत्रिकाओं में या पत्रों में छप चुकी हैं। तो रचना प्रक्रिया तो बस यही है। राजेश जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि निर्देश जी के लेखन में ये लगता है कि उन्होंने सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा है, कवित्री अपने आप को साबित करने के लिए। वाकई मैंने लिखने के लिए आज तक कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं, कोई आलेख, कोई कहानी या कोई कविता, कोई एक लाइन भी मैंने सिर्फ लिखने के लिए तो कभी नहीं लिखी है। जब तक मेरे दिल में उसने घर नहीं कर लिया, जब तक वो मुझे हॉन्ट नहीं करती रही है कोई बात या कोई कहानी या कोई कविता,
तब तक मैंने उसे कभी नहीं लिखा। मुझे लगा अब इसे आना ही चाहिए, क्योंकि कागज बहुत महत्वपूर्ण है, इसे खराब नहीं करना है। ठीक है, हम लैपटॉप पे लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी किताबें कागजों पर ही आती हैं, और उस तरह से पेड़ महत्वपूर्ण है, तो हम फालतू लिखकर क्यों खराब करना है। तो मैंने कभी भी बिना मन के या ऐसी नहीं लिखा कि मुझे लेखकों में शामिल होना है। जब भी मन में कोई आई है बात, बहुत गंभीरता से उसे ही लिखा है। और कविता तो मर्मज्ञ के बैठे हैं दोनों, राजेश जी बहुत ज्ञानी हैं, और हमारे सर का तो क्या ही कहना है, मतलब इतने स्थापित ऐसे कवि हैं कि जिनके सामने मुझे ये कहते हुए भी संकोच होता है कि मैं कविता लिखती हूँ। लेकिन कविता को छूने भर का प्रयास है ये। बस मैं पता नहीं कैसी कविताएं हैं, आप लोगों ने इतना कुछ कह दिया कि मैं बहुत प्रफुल्लित अनुभव कर रही हूँ, बहुत ज्यादा बोलने का मेरे पास समय भी शायद नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग 8:10 हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई पाठक पढ़ेंगे और उनको अच्छी लगेंगी मेरी कविताएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इतनी गंभीरता से आप तीनों ने मेरी कविताओं के विषय में बात कर ली है, तो कविताओं के विषय में तो मुझे कुछ बोलना मेरा बनता नहीं है। और मैं अटूट बंधन के जो पटल है उसका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वंदना जी, आपका बहुत-बहुत आभार है कि मेरे कविता संग्रह को यहाँ शामिल किया। मैं बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाती हूँ, इस तरह से कोई लोग जान जाएँगे कि मेरी कोई पुस्तक आई है कविता के ऊपर की। और बहुत दिनों संशय में रही कि कविता आ रही है, कविता की पुस्तक या नहीं आ रही है। ये नीरज जी का, वनिका प्रकाशन का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने जल्दी से इसे लिया और पुस्तक मेले में इसे प्रकाशित कर दिया। उसमें भी सर आए थे मेरे, जो लोकार्पण हुआ था कविता संग्रह का, विश्व पुस्तक मेले में, उसमें भी मदन कश्यप सर आए थे। तो बड़ी आभारी हूँ मैं सर की, और राजेश जी आपकी भी। आपने बहुत सारा समय दिया और इतनी गंभीरता से कविताओं को आपने पढ़ा, और इतने विस्तार से हमें ज्ञान भी दिया, और मेरी गलती पर भी आपने मुझे टोक दिया। ये बहुत अच्छा मुझे लगा, ताकि मैं अगली बार कोई इस तरह की मिस्टेक ना हो। और इसे कहा था, क्या शब्द कुछ पहले बोला था कि असाधु प्रयोग है ये, सुनो, इस तरह संबोधन के असल साथ। में मैंने तो मैंने मैंने इसलिए असाधु कहा कि अगर मैं अशुद्ध कहता तो वो गलत होता। असाधु में जी कुछ जी तो जी साधु साधु शब्द छपा हुआ है, जी जी। इसलिए तो असाधु का मैं, अर्थ होता है। हाँ, इसलिए मैंने असाधु का प्रयोग। जी बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि यही, जैसा कि वंदना जी ने कहा कि ऐसे आयोजनों का या ऐसी चर्चाओं का यही एक उद्देश्य होता है कि हम सब, जो हमें नहीं पता वो हम सब दूसरे से एक दूसरे से समझ सके, जान सके। इसी के साथ बस मैं अपनी बात खत्म करूंगी। सर का, राजेश जी का, वंदना जी का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए नमस्कार। और एक आपको चूंकि एक बार बधाई। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इसका जी अंत जी तो सर। राजेश जी एक कविता को गाकर प्रस्तुत करेंगे, उसी से होना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल स्वागत है ताकि हम राजेश जी। शुरू में वही जो गीत आपका बताया था वही प्रस्तुत करना जी है। जी जी हाँ हाँ, जी हाँ। पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत ही करते। छोटा ही है, आप पूरा ही पढ़ सकते हैं। मेघा तुम सावन से ही पहले गिर गिर घर मेरे आए। मेघा तुम सावन से ही पहले गिर गिर घर मेरे आए। खेतों में बरसाया सोना, खेतों में बरसाया सोना, ठीक पर अपनी चोहलबाजियों से बाज नहीं तुम आए। मेघा तुम सावन से ही पहले गिर गिर घर मेरे आए। नया नया मिट्टी का चूल्हा,
रात रात में तुमने आन गलाया, तुम कह कर क्यों ना आए। अये मेघा तुम सावन से ही पहले गिर गिर घर मेरे आए। बरसे तो ठीक, ये मरजानी हवा साथ क्यों लाए। अये मेघा तुम सावन से ही पहले गिर गिर घर मेरे आए। छान उड़ी पोखर में डूबी, छान उड़ी पोखर में डूबी, मेरे दुख में बोलो तुम क्यों घुमड़ घुमड़ मुस्काए। अये मेघा तुम सावन से ही पहले गिर गिर घर मेरे आए। बुधिया का नया काठ का घोड़ा, बुधिया का नया काठ का घोड़ा, वो देखे तो पली खून बढ़ जाए। तुम कोई बालक हो, इतना खेले चढ़ चढ़ उस पर, रंग निकल सब आए। अये मेघा तुम सावन से ही पहले गिर गिर घर मेरे आए। रोने पर उसके तुम बेशर्मी से उसको घड़ड़ घड़ड़ हड़काए। बाज नहीं तुम आए मेघा, बाज नहीं तुम आए। और भी झांकूं जाकर घर में, और भी झांकूं जाकर घर में, क्या क्या तुम कर आए। बाज नहीं तुम आए। अये मेघा तुम सावन से ही पहले गिर गिर घर मेरे आए। गिर गिर घर मेरे आए, गिर गिर घर मेरे आए। बहुत ही अच्छे। ये सावन के समय में बिल्कुल बिल्कुल। और परेश्वरनाथ रेणु जी का मुझे गीत याद आने लगा इसको सुन करके कि कितनी बिल्कुल मतलब वैसा ही लिखा और वैसा ही गायन, कितना सुंदर गीत है। और ये इससे ज्यादा कार्यक्रम का क्या बेहतर हो सकता है। तो जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे हैं मैं उनके नाम बताना चाहूंगी। जितेंद्र किच्चर जी, राजेंद्र नाथ मिश्रा जी, अर्चना अनुप्रिया जी, भावना शेखर जी, अर्पण जनवाल जी, और वंदना गुप्ता जी, पूनम सिंह जी, अनु शर्मा जी, और विशाल पांडे जी, सिनेवाली शर्मा, तिलकेंद्र अरोड़ा जी, सुषमा कुमारी जी, कुसुम डोगरा जी, और बहुत सारे, आशा पांडे जी, रश्मि शर्मा जी, डॉक्टर सुनीता, अनामिका चक्रवर्ती जी, किरण सिंह जी, पवन पांडे जी, बहुत सारे मित्र हम लोगों के साथ, और भी बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे मित्र हम लोगों के साथ जुड़े रहे, उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मदन कश्यप सर जी को और डॉक्टर राजेश कुमार सर को मैं कविता की वर्कशॉप के लिए कभी आमंत्रित कर सकूं, ताकि हर किसी को, और मैं अनुमति लेना चाहूंगी ताकि हर किसी को कविता के विषय में बहुत सूक्ष्म जानकारियां भी प्राप्त हो सके। क्योंकि लेखक लिखता तो है पर उसको शिल्प की दृष्टि से और भी बहुत सारे सूक्ष्म जो उसकी दृष्टियां होती हैं उसका ज्ञान नहीं होता है। तो मैं आप दोनों आदरणीयों से कभी ना कभी जरूर चाहूंगी कि आप समय अपना दें और जिससे और औरों को भी लाभ हो। और उद्देश्य केवल ये है कि जो लिख रहे हैं उनके पास सही ज्ञान पहुंचे और वो ज्ञान के लिए भटके नहीं। तो निर्देश निधि जी, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक सुंदर कविता संग्रह के लिए। और मदन कश्यप सर,
डॉक्टर दिनेश कुमार सर, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, और साथ में आभार उन सभी सुनने वालों का जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और इतने ध्यान से, श्रद्धा से सुनते रहे और लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ। अगले किसी कार्यक्रम में नमस्कार। किसी किताब के साथ हम फिर मिलेंगे।